हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आम तौर पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे पूछते रहते हैं ये चार्ज क्या होता है। उनको चार्ज और करंट के बीच में डिफरेंस नज़र नहीं आती है। उनको चार्ज का कंसेप्ट ही समझ नहीं आता है। चार्ज जो है ये बेस हैं। जब तक आपको चार्ज का कंसेप्ट समझ नहीं आएगा, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी का कोई कुछ भी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आएगा। चार्ज जो है इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स। तो आज मैं इस तरह आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, आपको ये बहुत इजी लगेगा। तो बट इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने से पहले, इसकी डेफिनेशन डिफाइन करने से पहले हम पहले देखेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है। जो आइजैक न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया है वो क्या है। तो उसकी इक्वेशन जो है वो सबको पता है, दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, वेयर F जो है ये एक फोर्स है और G इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 क्या है, दीज आर द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स और आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो पहले ये जो है ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, बिकॉज इसके डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है, तो इसलिए ये कूलम्ब और ग्रेविटेशनल लॉ जो है दीज आर कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ। अच्छा, तो इस लॉ के मुताबिक आइजैक न्यूटन बताता है कि अगर हम दो बॉडीज़ के बीच में, अगर हम दो बॉडीज़ लेंगे, अगर एक बॉडी का मास कुछ है, अगर दूसरे बॉडी का मास कुछ है, सपोज एक बॉडी का मास m1 है, दूसरे बॉडी का मास m2 है, और अगर हम उन दो बॉडीज़ को सेपरेट करेंगे विद सम डिस्टेंस, मान लो ये m1 है, ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, इसका मास है m1, इसका मास है m, ये बॉडी A है, ये बॉडी B है। तो अगर हम इनके बीच में डिस्टेंस रखेंगे r, तो एज पर आइजैक न्यूटन, एज पर द इक्वेशन ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो बताते हैं कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। तो पहले ये आपको पता होना चाहिए दैट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, इट्स नॉट रिपल्सिव इन नेचर, इट्स ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो दो बॉडीज के बीच में मास है, तो बिकॉज ऑफ देयर मास की वजह से ये दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और वो अट्रैक्शन कितना होगा, वो होगा इस तरह आर स्क्वायर का मतलब क्या है कि जितना हम डिस्टेंस क्लोज रखेंगे, यानी कि जितनी हम एक ए और बी के बीच में डिस्टेंस नज़दीक करेंगे उतनी ही अट्रैक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, और जितनी हम डिस्टेंस दूर रखेंगे उतनी ही अट्रैक्शन कम होगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे डिस्टेंस 1 मीटर रखी इन दोनों के बीच में, सपोज इनके बीच में अट्रैक्शन हो गई मान लो 1 न्यूटन। न्यूटन क्या है, बिकॉज न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, बिकॉज हम फोर्स ही मेजर कर रहे हैं दो बॉडीज के बीच में। तो अगर हम इस डिस्टेंस को बढ़ा के 2 मीटर करेंगे, यानी कि अगर हम पहले A और B के दरमियान मैंने डिस्टेंस रखी थी 1 मीटर, अब मैं इन दो बॉडीज के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर करूंगा, और ये जो अट्रैक्शन होगी इन दोनों के बीच में वो 4 गुना कम होगी, बिकॉज यहाँ पे आर स्क्वायर है, तो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो वो 4 गुना कम होगी, तो 1/4 आएगा फिर। तो यहाँ पे ये आपको ये पता होगा, ये मुझे यहाँ पे ये समझाना नहीं है, बस मैं आपको ये ऊपर से बता रहा हूँ। असल मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बताता है कि अगर दो बॉडीज हैं, बिकॉज अगर उन दो बॉडीज के बीच में मास है, तो मास की वजह से वो दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो मास यहाँ पे क्या बनता है, मास हमें यहाँ पे क्या बनता है, ये बनता है हमारा फंडामेंटल कॉज फॉर अट्रैक्शन। तो मास की वजह से दो बॉडीज अट्रैक्ट कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक पेन रखूंगा और यहाँ पे एक इसके दरमियान एक कैप रखूंगा, तो इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन हो रही है, बिकॉज कैप और पेन में इन दोनों के बीच में मास है, बट यहाँ पे अट्रैक्शन इसलिए कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन इसलिए हमें दिख नहीं रही है बिकॉज पेन और इस कैप का मास बहुत कम है, तो वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर से ड्रॉप करेंगे टुवर्ड्स अर्थ, तो वो टुवर्ड्स अर्थ क्यों होता है, अट्रैक्ट क्यों होता है, बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा होता है,
इसीलिए अर्थ और हर एक ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन होती है, बिकॉज अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है। अब हम चलते हैं, केसेस डिफाइन करेंगे। हम ऐसे केसेस डिफाइन करेंगे जहाँ से हमें ये प्रूफ होगा कि चार्ज क्या होता है, जहाँ से हमें कंसेप्ट मिलेगा इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो पहले हम केस, तो ये केसेस जो है हम इनको डिफाइन करेंगे ऑन एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। एलिमेंट्री पार्टिकल्स का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उन पे हम ये डिफाइन करेंगे। तो पहला केस जो हम लेंगे, केस फर्स्ट, वो हम लेंगे इलेक्ट्रॉन। पहले हम लिखेंगे कि एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमारे पास होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बहुत सारे होते हैं। तो ये तीन मेन पार्टिकल्स हमारे हैं, तीन मेन पार्टिकल्स हैं। बहुत सारे होते हैं, टन्स ऑफ, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो पहले हम लेंगे ओनली बेसिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का होता है न्यूट्रल, यानी कि इसमें कोई चार्ज नहीं होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन लूँगा और एक प्रोटॉन लूँगा, मैं एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के साथ, इन दोनों के बीच में मैं गैप रखूँगा, मान लो 4 सेंटीमीटर। तो मैं देख रहा हूँ जब मैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में गैप रख रहा हूँ 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मुझे कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा है। तो जैसे जैसे मैं इनकी डिस्टेंस कम करता रहूँगा, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के बहुत क्लोज लाया, मान लो ऑलमोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा क्लोज लाया, तो आप देखेंगे इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी। अट्रैक्शन क्यों हो गई? बिकॉज अभी हमने देखा कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि जब भी किसी बॉडी में मास होगा तो मास की वजह से वो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी। तो अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का भी मास है। इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होता है, वो होता है ऑलमोस्ट 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो ये वैल्यू कितना कम है? बहुत ज़्यादा कम है। यानी कि इसका मतलब होता है 9.1 को हमें डिवाइड करना है 1 और 31 जीरोस के साथ, तो वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। लेकिन मास है, अगर कम ही है लेकिन बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन है कुछ। इसी तरह प्रोटॉन का भी अपना मास होता है, इसका भी मास है कुछ 1.6 ऑलमोस्ट इंटू 10⁻27 kg। यानी कि इस वाले नंबर को डिवाइड करना है 1 और 27 जीरोस के साथ, तो वो भी बहुत कम आएगा, लेकिन मास है कुछ। तो उसी मास की वजह से जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन को एक प्रोटॉन के बहुत क्लोज रखा तो वो दो अट्रैक्ट हो गए। क्यों अट्रैक्ट हो गए? बिकॉज उन दोनों का मास है। अगर हम यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाई करेंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है कि जब भी किसी बॉडी में मास होगा वो दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्यों अट्रैक्ट हो गए? बिकॉज यहाँ पे मास ने रोल प्ले किया। तो मास की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन हो गई। ओके। अब हम लेंगे दूसरा वाला केस सेकंड। अब हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा वाला भी एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। पहले मैंने लिया एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैंने और प्रोटॉन। अब हम लेंगे एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या इम्पैक्ट रहेगा, यहाँ पे क्या होगा। तो जब मैं इन दो इलेक्ट्रॉन्स को कुछ डिस्टेंस पे रख रहा हूँ, अभी मैं मान लो 4 सेंटीमीटर रख रहा हूँ, तो ये दो इलेक्ट्रॉन आप इनमें कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जैसे जैसे मैं इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिस्टेंस कम करता जाऊंगा, तो आप देखेंगे एक टाइम पे ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को पुश करेंगे। पुश का मतलब क्या है? ये दो रिपेल करेंगे। यहाँ पे ऐसा क्यों हो गया? ये दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेम इन द केस अगर मैं एक प्रोटॉन लूंगा, एक और प्रोटॉन लूंगा, अगर मैं इन प्रोटॉन्स को एक दूसरे के कुछ डिस्टेंस पे रखूंगा, तो अगर मैं इनकी डिस्टेंस भी कम करता जाऊंगा तो एक टाइम आएगा ये दो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसा क्यों हो गया? अभी हमने देखा कि प्रोटॉन का मास है,
अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का भी अपना मास है। अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ रखा, ठीक है, तो इन दोनों का मास है। इसी तरह मैंने प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन को एक क्लोज रखा, तो इनके बीच में भी रिपल्शन हो गई, लेकिन यहाँ तो मास है। तो इसका मतलब यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा फेल हो रहा है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यहाँ पे हमारा फेल हो रहा है। क्यों? वो बताता है कि अगर दो पार्टिकल्स के बीच में मास होगा, अगर दो पार्टिकल्स में मास होगा, अगर हम उनको कुछ डिस्टेंस पे रखेंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अभी हम देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का अपना मास है और दूसरे का भी अपना मास है, लेकिन वो रिपेल कर रहे हैं, अट्रैक्शन नहीं हो रही है। और हमें पता है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो ऑलवेज अट्रैक्शन है, ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे रिपल्शन हो रही है। तो ऐसा क्यों है? यहीं पे हमारा एक कंसेप्ट क्रिएट होता है। यहाँ पे हमारा एक न्यू कंसेप्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सिंपली क्या है, ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इनमें चार्ज होता है। तो ये एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। ये रिपेल क्यों कर रहा है? बिकॉज अभी हमने देखा, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन है इसमें एक एडिशनल प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन में कुछ तो है, या इसी तरह प्रोटॉन में कुछ तो है, समथिंग जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल को रिपेल कर रहा है। इसका मतलब मास के अलावा भी कुछ और चीज है इसमें, जो ये हमारा ये फिनोमिनन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल को पुश कर रहा है। इसका मतलब कुछ है, एक और मास के अलावा भी कुछ और चीज है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, और वो कुछ और चीज को ही हम बोलते हैं चार्ज जिसको बोलते हैं। तो वो कुछ और चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या है? चार्ज वही है जो एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में होता है, जिसकी वजह से ये अपने दूसरे पार्टिकल को पुश करते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बस ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ही है, बस और किसी भी चीज में नहीं है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के में एक कुछ और चीज है, मास के अलावा भी कुछ और चीज है, जिसकी वजह से ये दूसरे पार्टिकल को पुश करते हैं, और उसी एडिशनल चीज को हम बोलते हैं चार्ज। तो अब हम यहाँ से एक कंसेप्ट यहाँ पे एक प्रोवाइड कर सकते हैं। एक कंसेप्ट क्या है? तो मास जो है, मास इज रेस्पॉन्सिबल फॉर attraction, और charge is responsible for repulsion. तो रिपल्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में इनके अंदर एक कुछ अलग ही प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। तो चार्ज क्या है? सिंपली कुछ नहीं है, मास के अलावा और एक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, जिसकी वजह से वो दूसरे सेम पार्टिकल्स को रिपल कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।